नादरीन, इस साल दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, कई दर्जन मुल्कों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और हमारे रीजन के अंदर भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, इंडिया के अंदर इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं, ताइवान के अंदर इलेक्शंस हैं, बहुत सारे मुल्कों में। और ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं क्योंकि दुनिया में जो इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं उनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आने वाले जो साल हैं, 4-5 साल, वो बड़े डिसाइसिव होने जा रहे हैं। ये जो कोल्ड वॉर चल रही है दुनिया के अंदर, इस हवाले से आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हुकूमतें बनेगी उनको उन ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा जो कि सामने खड़े हुए हैं। अब बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शंस हुए वो कुछ ज़्यादा बेहतर हुए नहीं। इंटरनेशनली उनको कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र से देखा नहीं गया। इसकी वजह ये थी कि वन साइडेड इलेक्शंस थे, सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं था शेख हसीना के। वो खुद ही इलेक्शंस में लड़ी और ख़ुद ही जीत गई। अच्छा, गुज़िश्ता जो इलेक्शंस हुए थे 2018 वाले, उसके अंदर 80% से ज़्यादा टर्न आउट था। लेकिन ये वाले जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें अपोजिशन पार्टियों ने बाइकआउट कर रखा था, तो टर्न आउट 40% के करीब रहा सरकारी तौर पर। लेकिन अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये टर्न आउट कोई 10-20% से ज़्यादा था ही नहीं, ये तो इससे ज़्यादा नहीं था, ये तो जानबूझ के इन्होंने ठप्पे मार के और 40% के ये इल्ज़ाम अपोजिशन की जमातें लगा रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगले 5 साल भी बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार रहेगी और अपोजिशन वाले एज़ यूजुअल एहतजाज करते रहेंगे और स्ट्रगल करेंगे हकीकी डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर फरवरी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो अभी से ही मुतनाज़िया हो गए हैं, कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान की पार्टी, उसको इलेक्शन लड़ने से टेक्निकली नॉकआउट कर दिया गया है। और इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान की क्योंकि मैसिव पॉपुलरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो डर ये था इमरान खान के अपोनेंट्स को कि कहीं ये ना जीत जाए, और अगर ये जीत जाता तो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नौकरी को ख़तरा था। लिहाजा इनको टेक्निकली नॉकआउट कर दिया गया है। अब टेक्निकली नॉकआउट करने का जो सिस्टम इन्होंने निकाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इनको कहा गया कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं, और फिर न जाने कहाँ से पुराने जो लोग थे पहले पीटीआई के अंदर शामिल थे वो आ गए और उन्होंने एतराज़ लगाया कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए और ये जो चेयरमैन और ये सारे जो मुंतखब हुए हैं वो गैर कानूनी तौर पर हुए हैं। अब इसका केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब हाई कोर्ट ने तो ओके कर दिया था इमरान खान के केस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला तो अनप्रेसिडेंटेड था ये भी। चीफ जस्टिस जो फायज़ ईसा है, फायज़ ईसा ने 8-10 लोगों की शिकायत पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ना सिर्फ कलअदम करार दे दिया, बल्कि जो बल्ले का निशान था इमरान खान के, जो पार्टी का सिंबल था बैट, उस पे बैन लगा दिया कि ये नहीं मिल सकता इनको। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की पार्टी तो है लेकिन उसका कोई इलेक्टोरल सिंबल नहीं है, लोग किस पे ठप्पा मारें, किस पे वोट डालें। तो टेक्निकली ही इज़ आउट ऑफ द इलेक्शंस, हिज पार्टी इज़ आउट ऑफ द इलेक्शंस। अब उनके कैंडिडेट्स को एक ही रास्ता है इलेक्शंस में हिस्सा लेने का, और वो ये कि इंडिपेंडेंट लेवल पर अपने अपने लेवल पर वो इलेक्शंस में हिस्सा लें, यानी उनको बैकिंग पीछे से इमरान खान की होंगे वो इमरान खान की पार्टी के ही मुंतखब करदा लोग, वोट भी उनको इमरान खान का पड़ेगा, लेकिन उन सब का इलेक्टोरल जो सिंबल होगा वो अलग अलग होगा, तो वोटर काफ़ी कंफ्यूज होगा इसके अंदर। जान मारनी पड़ेगी इमरान खान की पार्टी के लोगों को कि वो वोटर तक पहुंचे, उनको बताएं कि फ़लाँ कैंडिडेट हमारा है, क्योंकि हर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा ना वो इमरान खान के नाम पे वोट मांगेगा। इवन जिसको पीटीआई मुंतखब नहीं भी करेगी वो कैंपेन इस तरह करेगा कि मुझे इमरान खान ने बोला है कि मैं उसका कैंडिडेट हूँ। तो इस तरह भी बहुत सारे वोट इधर उधर हो सकते हैं। लिहाजा इमरान खान की पार्टी के लिए बड़ा मसला यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इलेक्शंस के हवाले से। उनको जो वर्क करना है, बहुत बड़ी तादाद में उनको वर्क करना है, और उनके जो वोटर्स हैं उनको बड़ी तादाद में निकलना पड़ेगा अगर उन्होंने इस तारीखी जो रिगिंग होने का ख़तरा है उसको नाकाम बनाना है तो। और साथ साथ ये भी ख़तरा है कि अगर इमरान खान की पार्टी जीत गई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उसके जीत गए, तो ये भी ख़तरा है कि उनको किडनैप कर लिया जाए, जैसे कि अभी तक हो रहा है, किडनैप कर लिया जाए, ज़बरदस्ती उनको ठोक पीट के, मार पीट करके उनके साथ, और ज़बरदस्ती किसी दूसरी पार्टी के अंदर उनको ठोस दिया जाए और उस पार्टी को पावर में लाया जाए। ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो।
लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पर कोई नहीं मिल रही। पहले से मुतनाज़िया इलेक्शंस है, अनप्रेसिडेंटेड रिगिंग, एज आई सेड, प्री पोल रिगिंग हो चुकी है वहां पे। तो वो जब फरवरी में होंगे तब देखेंगे। बहुत काम करने की ज़रूरत पीटीआई वालों को है। एक और इलेक्शंस जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो ताइवान के इलेक्शंस हुए हैं। ताइवान के इलेक्शंस चाइना के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। ताइवान में ये हुआ है कि केएमटी पार्टी जो कि हिस्टोरिकली राइवल रही है चाइना की, और वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनका और केएमटी का डेकेड्स पुराना चेयरमैन माओ के ज़माने से लेकर फड्डा चलता चला आ रहा है। और मेनलैंड के अंदर हारने के बाद केएमटी ताइवान के अंदर आ गई थी और ताइवान में केएमटी ने हुकूमत बनाई थी, लेकिन फिर वक्त ने पलटा मारा और केएमटी की जगह पे डीपीपी पार्टी आ गई। डीपीपी वाले कुछ ज़्यादा ही प्रो अमेरिका हैं, प्रो वेस्ट हैं। पहले तो केएमटी प्रो वेस्ट थी ना, ये उनसे भी गए गुजरे हैं। डीपीपी वाले ये उनसे भी ज्यादा प्रो अमेरिका हैं। तो ये पिछले टर्म में भी जीत गए थे और इन्हीं की प्रेसिडेंट थी। अब जो इलेक्शंस हुए हैं वहां पर तो माना ये जा रहा था कि केएमटी या दूसरी जो एक पार्टी दूसरी भी है वो भी चाइना के लिए सॉफ्ट स्टांस रखती है, तो माना ये जा रहा था कि हो सकता है ये दोनों मिलकर हुकूमत बना ले। लेकिन डीपीपी पार्टी का जो उम्मीदवार है विलियम लाई जिसको कहते हैं, 40% से ज़्यादा वोट लेकर वो इलेक्ट हो गया है। और वो इंतहाई एंटी चाइना है, उसको चाइना पसंद नहीं करता उसको इंतहाई। बल्कि मैं उसकी स्टेटमेंट्स आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइना के वो कितना खिलाफ है। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना शर्विज ऑफ ताइवान इलेक्शंस रीयूनिफिकेशन इज स्टिल इनएविटेबल। और इसमें कहते हैं कि ताइवान इलेक्शन रिजल्ट्स, चाइना सेड दैट द रिजल्ट शोड द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कैन नॉट रिप्रेजेंट मेन स्ट्रीम पब्लिक ओपिनियन ऑन द आइलैंड। और इसमें मैं आपको ज़रा ये जो बंदा जीत के आया है विलियम लाई, इनकी स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये कोट कर रहे हैं उसको हिंदुस्तान टाइम्स वाले कि वी आर डिटरमाइंड टू सेफगार्ड ताइवान फ्रॉम कंटिन्यूइंग थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन फ्रॉम चाइना, ही असर्टेड, ही यानी विलियम लाई। Continuing, I will act in a manner that is balanced and maintain the cross-strait status quo. तो ये सूरत हाल है। अच्छा, ये जब इलेक्शंस जिस दिन हो रहे थे ना, उस दिन चाइना के जहाज़ों ने और उनका जो नेवल एसेट्स हैं उन्होंने फेरे मारे हैं उसके ताइवान के। जिस दिन इलेक्शंस हो रहे थे उस दिन फेरे इन्होंने मारे हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि ताइवान ट्रैक्स 8 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 6 नेवल शिप्स ऑन इलेक्शन डे। तो इलेक्शन डे पे ये भी हुआ है वहाँ पे कि चाइना ने मैसेज दिया वहाँ पे। लेकिन विलियम लाई की जो सिलेक्शन हुई है एज अ प्रेसिडेंट, ये कुछ ज़्यादा बेहतर साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि रोड़े रहेंगे बहरहाल चाइना और इनकी रीयूनिफिकेशन में अगले 2-3 साल भी वो रोड़े रहेंगे दोनों के दरमियान। और ये वेस्ट के लिए मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज़ आई है। अच्छा, एक और भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं रीजन में नियर फ्यूचर में, और वो हैं इंडिया के इलेक्शंस। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। बीजेपी वाले काफ़ी वर्क कर रहे हैं इस वक्त कि इंडिया अलायंस के अंदर दरार डाली जाए, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया अलायंस से सरप्राइज़ दे भी सकता है। तो उनकी सारी की सारी तवज्जो जो इस वक्त है 2 चीज़ों पे है। एक तो वो हिंदुत्व का कार्ड जो खेलते रहते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर, तो इसी से इनकी इलेक्शन कैंपेन यूँ समझिए कि शुरू हो जाएगी। और इसी पे वो अपना केस बिल्ड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखो पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, ये मोदी का काम है, पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है हमने पैदा की है, और ये जो राम मंदिर का फैसला है ये भी मोदी ने करवाया। बहुत कुछ वो बताएंगे। ये अलग बात है कि टोटल डिज़ास्टर हुआ है, मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो फेल हुई हैं। रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस गिरता हुआ सारे इंडियंस को नज़र आ रहा है। मतलब आप देखिए कि भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ये इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के मुल्क थे, लेकिन इस वक्त ये इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, चाइना के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है। और इसी तरह से मोदी साहब के इसी टर्म के अंदर अफगानिस्तान इंडिया के हाथों से निकला है, ये भी लोग भूल जाते हैं। वहाँ पर एक प्रो इंडिया सरकार थी और अमेरिका के जाने के बाद वहाँ पर इंडिया को अपना जो रोल है वो बरकरार रखना था, लेकिन मोदी साहब फैल गए उसके अंदर भी, और वहाँ पर अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, इंडिया टोटली आउट हो गया वहाँ से। तो रीजन में इंडिया आइसोलेट हुआ है फॉरेन पॉलिसी के महाज पे। इवन अगर रीजन से बियॉन्ड भी अगर आप देखते हैं तो उनका जो इत्तेहादी इजराइल है वो आइसोलेट हो गया है। उनका जो इत्तेहादी अर्मेनिया था वो अजरबैजान से फेंटी पड़ने के बाद वो भी हार गया। और इनकी जो जंग चली है चाइना के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, वहाँ पर भी मार पड़ी है। ये सारा सेकंड टर्म में हुआ है मोदी के।
तो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से ये सूरत हाल है। इकोनॉमी के हवाले से भी अगर आप देखें तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर और सारी कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर भी जो नेशनलिस्ट किस्म की और रिलीजियस जो स्लोगन्स हैं उनकी बुनियाद पे मोदी साहब इस बार भी इलेक्शंस लड़ेंगे, जैसे पिछला इलेक्शंस उन्होंने लड़ा था। देखते हैं उनको कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन स्टेबिलिटी मेरे ख्याल से हमारे रीजन के अंदर उस लेवल की नहीं आएगी जितनी हम होप कर रहे थे। ना बांग्लादेश में आएगी, ना पाकिस्तान में आएगी, और ना ताइवान चाइना के रिलेशंस के अंदर कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर।